नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को लेकर हम करेंगे। बाइडेन की पहल पर, या कहें अमेरिका की पहल पर, हिजबुल्लाह और इजराइल जो है सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए तैयार हुए, इसको समझना होगा। और क्या वाकई में हिजबुल्लाह हमास के बाद इजराइल का टारगेट ईरान होने वाला है? इस पर डिटेल से आगे बातचीत हम करेंगे। साथ ही में बात भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी होगी, क्योंकि उसका निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। जिस वक्त भारत तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगा है, उसी वक्त चाइना ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट का काम तेजी से शुरू कर दिया है। तो क्या हिंद प्रशांत महासागर में दोनों देश जो हैं वो नौसैनिक तौर पर टकराने के लिए तैयार हैं? इसको भी डिकोड करने की कोशिश होगी। साथ ही में अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को रूस की सीमा के पास उड़ाया, जिसके बाद मॉस्को के होश उड़ गए। लेकिन क्या वाकई में नेटो वर्सेस मॉस्को हो सकता है? पुतिन इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हैं? जिस प्रकार से पुतिन ने पिछले चंद दिनों में धमकियां दी हैं, क्या उसका असर ऐसा हुआ है कि नेटो देश भी अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? एक्सपर्ट से इसको भी समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर। हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को रक्षा का हक। मंगलवार देर रात कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया। इजरायली सेना कब्जा वाला इलाके भी खाली कर रही है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को नहीं रोकेंगे, बाइडेन बोले। मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर। हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को नहीं रोकेंगे। मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। इजराइल से कब्जे वाले इलाके खाली करने को कहा गया। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर। हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को नहीं रोकेंगे। मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग में नेतन्याहू ने फैसला किया। इजराइल से कब्जे वाले इलाके खाली करने को कहा गया है। लेबनान के लोगों का लौटना शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह ने डील तोड़ी तो इजराइल को नहीं रोकेंगे। मंगलवार देर रात कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। इजराइल से कब्जे वाले इलाके को खाली करने को कहा गया। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नेतन्याहू की सीज फायर को मंजूरी क्यों? यह समझना होगा कि जो नेतन्याहू पूरी तरह से हिजबुल्लाह को मिटा देना चाहते थे, खत्म करना देना चाहते थे, वो अचानक से सीज फायर के लिए तैयार कैसे हो? इसको आपको समझना होगा। पहला कारण तो यह है कि बाइडेन की विदाई जो है वो अमेरिका से होने वाली है। क्या यह कारण हो सकता है? ये एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। ईरान पर इजराइल अब पूरा फोकस करना चाहता है, लेकिन क्या हिजबुल्लाह को दबाए बिना इजराइल ऐसा कर सकता है? ये भी अहम पॉइंट है। थके हुए रिजर्व सैनिकों को आराम देना, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि बहुत सारे सैनिक इजराइल के अब लड़ना नहीं चाहते हैं, वो कुछ पल जिंदगी के आराम से जीना भी चाहते हैं। तो क्या इस कारण नेतन्याहू को मजबूर होना पड़ा है हमास को अलग थलग करना? क्योंकि इजराइल जब से हिजबुल्लाह से उलझा हुआ था, तब से माना जा रहा था कि हमास को वक्त मिल रहा है फिर से इकट्ठा होने के लिए। तो क्या वाकई में हमास के कारण ऐसा हुआ है? कई अहम पॉइंट हैं जिनको समझना होगा, और समझाने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सिरोही, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी। जय हिंद आपको भी। चर्चा की शुरुआत कर्नल संजीत सिरोही सर आपके साथ में करूंगा। कर्नल संजीत सिरोही सर, क्या कारण है कि 3 दिन पहले
जो नेतन्याहू किसी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं थे, अचानक से वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए। क्या जो विदाई बाइडेन की होने वाली है अमेरिका से वो एक कारण है, या फिर ईरान पर इजराइल चाहता है कि फोकस पूरी तरह से किया जाए? सब राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और बहुत अहम डिबेट के डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, जो जैसे आपने खुद कहा है कि नेतन्याहू जो है सीज फायर के लिए क्यों मान गए। पहली चीज तो मैं बताऊंगा, आप इसमें देखेंगे कि इसमें तीन मेन प्लेयर हैं, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, और उसके साथ हिजबुल्लाह। तो ये जो तीन प्लेयर है, इसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर है जिसकी वजह से मुझे लगता है सीज फायर है, वो फ्रांस है। क्योंकि फ्रांस जब से ओके। हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हुआ है, जब से जो इजरायली फोर्सेस जो है सदर्न लेबनान में आगे बढ़ने शुरू हुए और बैरूत पे लगातार जो बमबारी चल रही थी, उसमें सादे सारा जो नुकसान हिजबुल्लाह तो उठा रहा था, लेकिन उसके अलावा जो फ्रांस ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, फ्रांस का लेबनान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रांस नहीं चाहता था कि ये लड़ाई जारी रहे। तो फ्रांस और अमेरिका ने मिलके जो है नेतन्याहू को बोला है कि अब आप 60 दिन का जो है ये सीज फायर करें। अब सवाल इस चीज का उठता है कि दोनों पार्टी हिजबुल्लाह और नेतन्याहू ये राजी क्यों हुए हैं। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि अब जो है तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है लड़ाई होते हुए, और इसराइल जो है दो फ्रंट पे तो फिजिकली लड़ रहा है, हमास पे भी और हिजबुल्लाह में। उसके अलावा हाउतीज के ऊपर भी है, ईरान से भी कर रहा है। तो अब वहां की फौज भी इस चीज को समझ चुकी है कि ये लड़ाई जितने दिन ज्यादा चलेगी फौज उतना थक जाती है। तो ये आपने जैसे कहा, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो सैनिक हैं वो रेगुलर आर्मी के नहीं होते, वहां पे रिजर्विस्ट होते हैं। तो रिजर्विस्ट जो जी। है उनको इतना इस चीज का अंदाजा नहीं था, क्योंकि अब तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इसराइल की, चाहे वो 67 में हुई, चाहे 73 में हुई और बाकी हुई, वो थोड़े दिन में खत्म हो गई थी, लेकिन ये लड़ाई सबसे ज्यादा चली है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जो है अपने रिजर्विस्ट को आराम देना। नंबर दूसरा, जैसा आपने खुद कहा है कि हमास अब रीग्रुपिंग कर रहा है, क्योंकि इसराइल का फोकस ज्यादातर हिजबुल्लाह की तरफ चला गया था। तो वो ये चाहता है इसराइल के हिजबुल्लाह फ्रंट को किसी तरह जो है टेम्परेरीली चाहिए हो, इसको थोड़ा शांत किया जाए और पूरा वो पूरा फोकस हमास के ऊपर किया जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रोजाना ईरान की तरफ से ये थ्रेट मिल रहा है और ये भी खबर है कि ट्रंप के आने से पहले ईरान जो है इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। तो इन सब चीजों को ओके। मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है नेतन्याहू को ये जो है 60 दिन का जो सीज फायर है ये एक्सेप्टेबल हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप हिजबुल्लाह को देखें तो हिजबुल्लाह का बहुत नुकसान हुआ है। तकरीबन वहां पे जो है 3700 या 3000 4000 लोग मारे गए हैं। करीब 10 लाख लोग जो है वहां डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। उनके जो कमांडर थे, जो बड़े बड़े नसरुल्लाह वगैरह और बाकी जो कमांडर थे, वो सब मारे गए हैं। उनको भी समय चाहिए अपने आप को रीऑफ करने के लिए। और ये जो सीज फायर है इसका सही मकसद ये है कि 30 किलोमीटर तक ब्लू लाइन से लेके और लिटानी रिवर तक ये जो है हिजबुल्लाह पीछे चले जाए और लेबनानीज आर्मी आ जाए, एक बफर बन जाए, से लोग, इसराइल के लोग भी अपनी जगह वापस आ जाएं और हिजबुल्लाह के लोग भी वापस वहां पे चले जाएं। राजेश जी। ठीक है सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास एक बार फिर से। करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। क्या कारण है इस सीज फायर के पीछे? क्योंकि नेतन्याहू के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो दुश्मन के खात्मे तक लगातार लड़ाई के पक्ष में रहते हैं, लेकिन अचानक से इतना बड़ा फैसला, क्या वाकई में अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर है? ऐसी खबरें भी आ रही है कि अमेरिका फ्रांस ने मिलकर एक प्रेशर बनाया है, लेकिन उससे एक बड़ा सवाल कि हिजबुल्लाह पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास तो रीग्रुपिंग कर रहा है, लेकिन ये जो 60 दिन का वक्त होगा, ये हिजबुल्लाह को भी वक्त मिलेगा रीग्रुपिंग करने के लिए? सब देखिए राजेश जी, ये 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई थी और उस समय इजराइल ने दहिया डॉक्ट्रिन डिवाइस की थी कि हम डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकते हैं अगर हिजबुल्ला या कोई भी हमारे से लड़ता है तो। और उस समय समझौता हुआ, उसमें ब्लू लाइन की संजीव जी ने बात की, उस तरह की स्थिति बनी थी। आज की स्थिति में हम देखें कि
नेतन्याहू और इजराइल क्यों एग्री हो गए, क्या उनकी रणनीति है, अमेरिका की रणनीति क्या है। कतर और इजिप्ट पहले नेगोशिएटिंग प्रोसेस में थे, सीज फायर के प्रयास कर रहे थे, वो आइसोलेट क्यों हो गए, फ्रांस एकदम से क्यों आ गया। देखिए संजीव सर ने बताया कि फ्रांस का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्रांस की कॉलोनी रहा है लेबनान लंबे समय तक। तो फ्रांस के लिंकेजेस हैं, लेबनान के बहुत से नागरिक हैं वो फ्रांस में रहते भी हैं और लेबनान ओरिजिन के लोग भी रहते हैं और फ्रांस का भी लोग लेबनान में एक्टिव हैं। तो फ्रांस का इंटरेस्ट स्वाभाविक है उसमें। लेकिन अमेरिका की रणनीति क्या हो सकती है और नेतन्याहू की रणनीति क्या हो सकती है। जैसा संजीव जी ने बताया कि इजराइल कई फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा था। अभी 3 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयरबेस पे भयंकर अटैक किया। इराक की रेजिस्टेंस फोर्स है वो भी अटैक शुरू कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल चारों तरफ से घिर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, ईरान, इराक। तो ऐसी स्थिति में इजराइल लड़ते लड़ते थक चुका है और इजराइल का नुकसान भी बहुत हुआ है। किसी भी युद्ध में इतना नुकसान इजराइल का नहीं हुआ, पहली बार इतना नुकसान हुआ है। और इजराइल की रणनीति तो ये हो सकती है कि अब थोड़ा रेस्पाइट लिया जाए और हिजबुल्लाह से समझौता करके सीज फायर करके हमास को बुरी तरह से खत्म किया जाए। तो एक तो उनकी रणनीति तो ये हो सकती है। अमेरिका की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो सीज फायर की बात कर रहे हैं इजराइल और पैलेस्टाइन में, और यूक्रेन और रशिया के वार को एस्कालेट कर रहे हैं। ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है, ये दोहरी नीति क्यों है। देखिए ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं जीता तो युद्ध को समाप्त कर दूंगा, और रशिया विशेष रूप से पुतिन और ट्रंप के अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पहले से। तो शायद बाइडेन प्रशासन ने अपनी रणनीति के तहत ये सोचा कि अगर शांति स्थापित करता है तो इजराइल और पैलेस्टाइन की क्रेडिट ट्रंप को मिलेगी और हमारे को एक डिस्क्रेडिट मिलेगी कि आपने लड़ाई लड़ी और अमेरिका के रिसोर्सेज वहां खत्म किए। रशिया के साथ बाइडेन प्रशासन ये नहीं चाहता कि शांति स्थापना हो, नेटो भी नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में उसको एस्कालेट कर रहे हैं। और जो नेटो के दूसरे साथी हैं यूरोप में, वो भी ट्रंप से थोड़े बहुत भयभीत हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि इस यूक्रेन का मामला है वो एस्कालेट हो जाए तो ट्रंप उससे निकल नहीं पाए और ट्रंप की मजबूरी हो जाए कि वो नेटो की मदद करे और रशिया को डिफीट दे। तो वहां की रणनीति तो ये है। यहाँ की रणनीति ये है कि एक बार सीज फायर कर लिया जाए। नेगोशिएशन आसान नहीं है और वो नेगोशिएटिंग प्रोसेस है वो ट्रंप पे छोड़ दी जाए, क्योंकि नेगोशिएशन नहीं होगा। इजराइल जिस पे एरिया पे कब्जा कर लिया है, जो डेल्फी कॉरिडोर है, उसको इजराइल कभी नहीं छोड़ना चाहेगा अब। तो ऐसी स्थिति में सीज फायर तो कर लिया जाए, हो सकता है हमास से भी सीज फायर कुछ समय हो जाए बाइडेन प्रशासन में, लेकिन आगे नेगोशिएटिंग प्रोसेस होगी वो ट्रंप के लिए डिफिकल्टी होगी। तो दोनों ही स्थितियों में बाइडेन प्रशासन ये चाहता है कि वहां की घरेलू राजनीति को देखते हुए ट्रंप के लिए एक कांटों का ताज डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। मैं आता हूं सर आपके पास। बिल्कुल कि कांटों का ताज डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए, मैं इसको और डिटेल से आपसे समझूंगा आगे। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल संजीत सिरोही सर। हाल ही में एक स्टेटमेंट आई थी इजराइल के ईरान के ऊपर अटैक के बाद खामेनी के प्रशासन की तरफ से कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी में है और जवाब तो इजराइल को दिया जाएगा। क्या एक सीधा टकराव अब हम इजराइल और ईरान के बीच देख सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या इजराइल को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि आप तेहरान की तरफ और एग्रेसिव होइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 4 से 5 बार जो अटैक हुए उन्हें जान से मारने के, उसके आरोप सीधे तौर पर ईरान पर लगे हैं और ईरान
नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बने। अब कैसे आप देख रहे हैं? राजेश जी, ये बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि जो है कमला हैरिस इस इलेक्शन को हार के उस इलेक्शन का बदला जो है ये यूक्रेन और इजराइल में जो पॉलिसीज हैं उनके जरिए जो है ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अभी जैसे जी ही रोहिमल जी ने कहा है कि वो एक तरफ तो इजराइल और हमास का सीजफायर करा रहे हैं और उधर जो है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ईरान को भी पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे जनवरी में तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगने का अंदेशा है। तो वो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही इजराइल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा तादाद में हमला किया जाए और उसका नुकसान जो है इजराइल को उठाना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उसके बाद जो है हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर आपको याद हो अपनी इलेक्शन स्पीच में कहा था कि अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो हम ईरान के जो शहर हैं उनको जो मलबा नहीं मलबे से भी जो ज्यादा हाथ में आता ही जो फिसल जाता है रेत बना के रख देंगे। जी तो ये ईरान को भी पता है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आ गए उस दिन के बाद वो हमला इजराइल के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये खतरा जो है बढ़ रहा है और मेरे को लगता है इसी की वजह से जो है नेतन्याहू ने इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि 60 दिन तकरीबन 60 दिन से कम है डोनाल्ड ट्रंप को आने के लिए। तो उनको ये लगता है कि 60 दिन तक अगर ये सीज फायर चलती रहती है और इस बीच में अगर ईरान उनके ऊपर हमला करते है तो इजराइल अपने दम पर बिना अमेरिका को इन्वॉल्व किए हुए अपने दम पे ईरान को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये ईरान के लिए जो ये 1.5 महीना पौने 2 महीने जो डोनाल्ड ट्रंप के आने की यही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो कुछ कर सकता है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आ गए उस दिन ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इतने सैंक्शन लग जाएंगे उसके ऊपर कि उसके रोटी के भी लाले लाने पड़ जाएंगे। राजेश जी। ठीक है सर। अब थोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, एक पॉइंट और आपसे मैं समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में अब आना बाकी है, चंद दिनों की बात है, लेकिन उससे पहले अमानतुल्लाह खामनेई का सत्ता को त्याग कर देना और अपने बेटे को ईरान की गद्दी, सर्वोच्च नेता की गद्दी को सौंपना, क्या इसमें कोई क्रोनोलॉजी आप देखते हैं खामनेई का सत्ता को छोड़ना, और क्या अमेरिका इस बारे में सोच रहा है कि रेजिम चेंज जो है वो ईरान के अंदर की जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए एक पहल कर सकते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद? देखिए राजेश जी, जब से ट्रंप इलेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं तब से अमेरिका के जो दोस्त हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वो ज्यादा आशंकित हैं, ज्यादा भयभीत हैं अमेरिका के दुश्मनों की तुलना में। रशिया भयभीत नहीं है, ईरान थोड़ा बहुत भयभीत है, ट्रंप से ज्यादा भयभीत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं वो ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि ट्रंप जो पहले से अमेरिका की नीति है उससे डेविएट न हो, उसी नीति का अनुसरण करते रहे। ये अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की रणनीति है। जहां तक आपने ईरान का सवाल पूछा, निश्चित रूप से ट्रंप ये नहीं चाहेगा कि ईरान और इजराइल में लड़ाई हो। ट्रंप निश्चित रूप से ईरान को कमजोर करना चाहेगा। ट्रंप ये भी चाहेंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर के रूप में एमर्ज न हो, क्योंकि पहले जो एक समझौता था न्यूक्लियर का, सब जो पार्टनर्स थे उसमें सबकी इच्छा के विरुद्ध ट्रंप ने यूनिलेटरली विड्रॉ कर लिया था। तो ट्रंप ईरान को एमर्ज तो नहीं होना देना चाहते, लेकिन निश्चित रूप से ट्रंप ये चाहेंगे कि ईरान और इजराइल में झगड़ा न हो, ईरान इजराइल पे अटैक नहीं करे, इजराइल ईरान पे अटैक नहीं करे। रिजीम चेंज का जहां तक सवाल है, देखिए ये डीप स्टेट का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, और हर देश की अपनी इंटेलिजेंस होती है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना हित पूरा करने के लिए, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी जो पोजीशन है उस पे बने रहने के लिए इंटेलिजेंस का यूज करता है।
क्योंकि जंग है वो तो लास्ट रिजोर्ट होता है, जंग में कोई आसानी से नहीं जाना चाहता, तो दूसरे साधनों से अपना हित पूरा करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ईरान में अमेरिकन, इजरायली और जो उनके मित्र राष्ट्र हैं उनकी इंटेलिजेंस को, गुप्तचरों को एक्टिव करके कुछ ऐसे जासूसी घोंसले ईरान में बनाएंगे जिससे वहां की जनता को इनके अगेंस्ट में किया जाए, खोमेनी के, और फिर आगे अव्यवस्था फैला के वहां अमेरिका के पास जाए तो रिजीम चेंज की बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर। करोड़ी सिंह जी, अमेरिका के पास इस मामले में महारत हासिल है और हम देख चुके हैं कि इमरान खान के साथ क्या हुआ और शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। चलिए मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर है मेरे पास, उसके बाद मैं आप तो दोनों खास मेहमानों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भारत बनाने जा रहा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर काम शुरू हो चुका है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगी चुनौती, चीन भी बना रहा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तीसरे का काम जारी है। भारत बनाने जा रहा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, हिंद प्रशांत महासागर में चीन को मिलेगी चुनौती, चीन भी बना रहा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। बड़ी खबर, भारत बनाने जा रहा है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत लगातार इस काम में लगा हुआ है और चीन भी अपनी नेवी के विस्तार में लगा हुआ है। चीन की तमाम कोशिशें हैं कि वो अपनी नेवी को ब्लू वाटर नेवी बनाए और इसके लिए दिन रात मेहनत चीन के अंदर चल रही है। वे चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत भी लगातार कोशिश में लगा हुआ है। कर्नल संजीत सिरोही सर के पास हम चलेंगे। सर, एक बड़ी अहम अपडेट कि चाइना अपने 4th एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में दिन रात मेहनत में लगा हुआ है। भारत भी अपने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर में दिन रात झोंक रहा है, पूरी मेहनत के साथ भारत भी लगा हुआ है। और क्या देख रहे हैं आप, 2 पड़ोसी जिनके बीच सीमा पर विवाद है, टेंशन है, क्या इस टेंशन को आने वाले वक्त में हम समुद्र के अंदर भी देख सकते हैं सर? राजेश जी, ये बहुत अहम सवाल है। दोनों जो चाइना है वो आज के दिन लार्जेस्ट नेवी है उसकी, उसके बाद 300 से ज्यादा जो है शिप्स वगैरह है जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो आज के दिन जो जितना भी 90% वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से गुजरता है। और इंडियन ओशन से गुजरने की वजह यही है कि पूरा का पूरा अभी तक जब तक सी पैक कॉरिडोर नहीं बनता है चाइना का, जिससे उनको ग्वादर पोर्ट में जाके उनको रास्ता मिल जाए और फिर वो अपना पूरा का पूरा जो है अरेबियन सी में उनको जो है वो ओपनिंग मिल जाए, तब तक इंडियन ओशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका जो है 50 से 60% जो उनकी ऑयल रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि मिडिल ईस्ट से आती है, वो इंडियन ओशन से गुजरती है। तो ये चाइना चाहेगा, क्योंकि जब उनका पूरा सप्लाई चेन इंडियन ओशन से गुजर रहा है तो वो चाहेगा कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो। और एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि वो एक तरह का एयर बेस है। आप उस एयर बेस को कहीं भी ले जा सकते हैं और उसके ऊपर 30 से 35 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मतलब वो अपने तरफ में एक इंडिपेंडेंट जो है एयर बेस होता है, उसको आप कहीं पे ले जाते हो और वहां जहां पे भी पहुंचेगा उसके आसपास के एरिया को डोमिनेट करेगा। इसमें कोई, और भारत को भी पता है कि उसके लिए भी ये जो हिंद महासागर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों देशों के लिए ये नहीं है कि वो हमारी टेंशन है बॉर्डर पे इसलिए वो बना रहा है और इसलिए हम बना रहे हैं। हमारा का ये है क्योंकि हमको भी अपने जो ट्रेड रूट है, सप्लाई चेन है, उनको सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए कल खुदा ना खास्ता इंडिया और चाइना की अगर लड़ाई हो जाती है तो उस समय एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास फिलहाल 2 हैं और जब तीसरा बनेगा तब तक जो हमारे पास पुराने वाला विक्रमादित्य है जो कि हमने रशिया से लिया था वो तब तक पुराना हो जाएगा। तो हम चाइना से पीछे हैं, हमको अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। और वैसे भी अगर तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो तो एक टाइम पे एक ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए डॉकयार्ड में आता है और उसको काफी समय लगता है। आपने 1965 में भी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था लेकिन हम उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सके कि वो उसकी रिपेयरिंग चल रही थी। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है
कि 3 तो मिनिमम है, लेकिन जैसा कि पीछे मैं पढ़ रहा था, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 3 के बाद बिल्कुल हम सर। रुकेंगे नहीं, हम 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट है, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमको हिंद महासागर में अपना डोमिनेंस बनाना है तो। राजेश जी। ठीक है सर। करोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। करोड़ी सिंह जी, किस प्रकार से भारत चीन संबंधों को आप आंकते हैं? हालांकि अभी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर वांगी की मुलाकात हुई ब्रिक्स समिट में। उससे पहले हमने देखा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। माफ करिएगा, G20 में एस जयशंकर और वांगी मिले थे। तो किस प्रकार से गलवान के बाद जो एक नई पहल हुई है 2024 में, लगभग 4 साल के बाद, इसे आप कैसे आंकते हैं? देखिए राजेश जी, केवल जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात नहीं हुई। लाओस में अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनकी और चीन के रक्षा मंत्री की भी मुलाकात हुई है, जब भारत के सेना अध्यक्ष नेपाल में थे। लेकिन देखिए, सैन्य दृष्टि से चीन भारत से मजबूत है, हमें उस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन युद्ध हमेशा लास्ट रिजोर्ट होता है, पहला रिजोर्ट नहीं होता है। उससे पहले की बहुत सी स्टेजेज होती हैं, और उसमें मुझे लगता है कि कूटनीतिक दृष्टि से भारत सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। मुझे कैसे आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा एक आधा मिनट अमेरिका की पैसिफिक पार्टनरशिप, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया, पिवट एशिया की वो बात करते थे। जब पहले टर्म में ट्रंप आए तो उन्होंने इंडो पैसिफिक को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, लेकिन जब ट्रंप के बाद बाइडेन आए तो उन्होंने प्रयास किया कि इंडो पैसिफिक का सैन्यकरण किया जाए, इसमें नाटो का इधर विस्तार किया जाए। भारत को नाटो की समिट में बुलाया, भारत नहीं गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया वहां गए नाटो की मीटिंग में। तो भारत ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसका सैन्यकरण नहीं हो। लेकिन अभी जो अमेरिका की नीति में बदलाव आया, भारत को लगा कि अमेरिका दबाव बनाएगा, तो अमेरिका ने रशिया और अमेरिका दोनों से हटके यूरोपियन कंट्रीज पे भरोसा किया और उनकी तरफ अपनी कूटनीति बढ़ाई। उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, और अब फ्रांस को इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया एनकरेज कर रहा है। फ्रांस खुद इंडो पैसिफिक रीजन में आ रहा है, क्योंकि भारत कूटनीतिक तरीके से ये चाहता है कि अगर सैन्यकरण चाहे अमेरिका करे चाहे चीन करे, दोनों का ही भारत की सुरक्षा पे नकारात्मक असर पड़ सकता है कभी भी। तो भारत कूटनीतिक दृष्टि से ये प्रयास कर रहा है कि फ्रांस जैसा कंट्री है जो कि विश्वसनीय साथी हो सकता है इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका, तो दृष्टि से भारत चीन से कहीं आगे है। और इसीलिए भारत अमेरिका के साथ भी सामरिक सहभागिता है, रशिया के साथ भी है, और जो विश्वसनीय है यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, चीन के साथ भी एंगेजमेंट चल रहा है। तो आप दोनों के पास तो लास्ट रिजोर्ट एक और बड़ी खबर आ रही है करोड़ी सिंह जी, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ, जिस पर अहम चर्चा बहुत जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता दें तो अमेरिका का B-52 बॉम्बर्स रूस की सीमा तक पहुंचा। नेटो देश मिलकर पुतिन को क्या ताकत का एहसास करवा रहे हैं? यूरोप पुतिन के साथ युद्ध के लिए तैयार है, नेटो चीफ ने कहा। पुतिन दे चुके हैं नेटो को हमले की धमकी। बड़ी खबर, रूस की सीमा तक पहुंचे अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स। नेटो देश मिलकर पुतिन को दिखा रहे अपनी ताकत। यूरोप पुतिन के साथ जो है जंग के लिए तैयार है, ये नेटो चीफ ने कहा था। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। इस मुद्दे को भी डिकोड किया जाएगा कि क्या वाकई में कितनी पॉसिबिलिटी है कि नेटो वर्सेस रूस हो जाए, और क्या व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार हैं। युद्ध के करीब नेटो और रूस की सीमा पर पहुंचे B-52 बॉम्बर्स।
नेटो ने रूस को दिखाई ताकत, पुतिन की नेटो को धमकी, नेटो कर रहा जंग की तैयारी, अमेरिका की मिसाइल और ब्रिटेन की मिसाइलों ने मॉस्को की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ब्रिटेन को रूस की धमकी है कि हमें जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। ये मॉस्को ने सीधा संकेत दे दिया है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीत सिरोही सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में नेटो वर्सेस मॉस्को आप देख रहे हैं जिस प्रकार से B-52 जैसे आधुनिक बॉम्बर्स जो हैं वो रूस की सीमा पर मंडराने लगे हैं, या फिर पोस्टरिंग ऑफ पावर जो है वो नेटो की तरफ से की जा रही है? सर राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये पोजीशनिंग ऑफ पावर है। और खबर ये है कि जो है नाटो कंट्रीज ने अपने देश के लोगों को, अपने फौज को बता दिया है कि आप तैयार रहिए लड़ाई लड़ने के लिए। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कि पहले भी किरोड़ीमल साहब ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूं, अमेरिका अपने इलेक्शन के हारने का, डेमोक्रेटिक पार्टी का हारने का बदला जो है ट्रंप से इस तरीके से ले रहे हैं कि वो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को इस हालत में छोड़ के जाएंगे ताकि वो ट्रंप के लिए और से ज्यादा मुश्किल हो जाए। अभी ब्रिटेन ने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दी, अमेरिका ने उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल दी ताकि आप के भाई आप जो है रशिया के अंदर तक हमला करें। रशिया ने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की कुछ दिन पहले, ये बताने के लिए कि हम भी जो है फायर कर सकते हैं, और ये फायर सिर्फ यूक्रेन में नहीं हो सकता, ये पोलैंड जर्मनी तक भी फायर किया जा सकता है। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और इस शो ऑफ स्ट्रेंथ में ये देख रहे हैं, एक दूसरे की नब्ज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने हद तक जो है जा सकते हैं। अभी खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है अमेरिका या तो खुद या जर्मनी और फ्रांस से कह के यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स भी देने के बारे में सोच सकता है। तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन देता है तो पुतिन साहब ने पहले ही बोल दिया है कि अगर ये हुआ तो इट विल बी एंड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। तो ये अभी दोनों तरफ से जो है बयानबाजी चल रही है, और मुझे जो मेरा अपना मानना है कि मुझे नहीं लगता कि नाटो जो है इतनी बड़ी गलती करेगा कि रशिया के ऊपर अटैक करके, क्योंकि अगर रशिया के ऊपर नाटो अटैक कर देता है तो ऑब्वियसली रशिया उसको रिटेलिएट करेगा। रशिया रिटेलिएट करेगा तो उसके साथ नॉर्थ कोरिया कूद जाएगा, हो सकता है चाइना भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कूद जाए, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता है। मेरे को नहीं लगता कि जो बाइडेन इतनी बड़ी गलती करेंगे, पर अभी प्रॉब्लम जो बाइडेन की ये है कि उनकी अपनी तो मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो इस गेम को खेल रहे हैं, और वो अपनी उनकी पूरी कोशिश है कि ट्रंप के आने से पहले इतनी मुश्किलें पैदा कर दो कि ट्रंप अगले 4 साल तक जो है इन्हीं मुश्किलों में फंसे रहे, और 4 साल के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी समय थोड़ा सा कम है आज, माफी चाहूंगा। बस आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। किरोड़ी सिंह जी, क्या वाकई में बाइडेन चाहते हैं कि एक कांटों का ताज जो है डोनाल्ड ट्रंप को पहनाकर जाए? यही कारण है कि नेटो भी आक्रामक हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी बातचीत चल रही है। सर देखिए राजेश जी, जर्मनी में 1.5-2 महीने पहले मीटिंग हुई थी यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले कंट्री का। वहां जेलेंस्की ने मांगा था कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल और एयर डिफेंस दो, मना कर दिया। फिर द्विपक्षीय तरीके से विभिन्न देशों से बात की, सब ने मना कर दिया। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि जेलेंस्की ने जो विक्ट्री प्लान बाइडेन को भेजा था उसका ये पार्ट है, ये मिसाइल देना, तो वो क्यों एग्री हो गए देने के लिए? मुझे लगता है ये बाइडेन और ब्लिंकन का ब्लिंकन विजन है यूक्रेन क्राइसिस को लेके, जिसकी वजह से यूरोप ज्यादा जल्दी संकट में आएगा, अमेरिका इतना जल्दी संकट में नहीं आएगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी ये चाहते हैं कि ट्रंप है वो उन पे दबाव बनाएगा, उन पे ये भी दबाव बनाएगा कि आप अपने बजट का कुछ पैसा नेटो को दो, अमेरिका खर्च नहीं करे। तो अब जो नेटो के सदस्य देश हैं वो भी अमेरिका के साथ हो गए, और ब्रिटेन और फ्रांस मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से नेटो इन्वॉल्व हो यूक्रेन वार में। तो अभी वो ये चाहते हैं कि नहीं पाए, और अमेरिका के लिए ये मजबूरी हो जाए कि वो नाटो का भी सपोर्ट करता रहे
और दूसरी जगह और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनमें भी इन्वॉल्व होता और रहे, वहां पर भी क्योंकि जो मौजूद ट्रम्प का रहे। ओरिएंटेशन है वो बिजनेस वाला और जी। आर्थिक पक्ष का है, तो उसको कमजोर करना ठीक चाहते है हैं। सर। जी राजेश जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल संजीत सिरोही सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोनी सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।